तो बस आधे घंटे और उसके बाद इसरो का सोलर मिशन इतिहास रचने जा रहा है। आधे घंटे बाद आदित्य L1 अपने गंतव्य स्थान कह सकते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने जा रहा है, यानी कि L1 पॉइंट जिसे लाग्रांज पॉइंट भी कहा जाता है, और पृथ्वी से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर की है। हेलो ऑर्बिट है जहां पर यह रहेगा। हेलो ऑर्बिट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई प्लैनेट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके इर्द गिर्द उसको घूमना है। एक इमेजिनरी एक पॉइंट है, बस उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा अगले 5 साल तक। और हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट का एक पैनल मौजूद है जो हमें बता भी रहा है कि आखिरकार किस तरह से ये जो आदित्य L1 मिशन है ना सिर्फ भारतीय साइंटिस्ट के लिए, विज्ञान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, यहां तक कि आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण खोज करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जरा हम ये खबर तो ले लें कि आखिरकार आदित्य L1 कहां तक पहुंचा है। हम सीधा चलते हैं राघवन के पास जो बेंगलुरु में मौजूद है। राघवन, क्या कह रहे हैं वाइटल्स? जी बिल्कुल, देखिए 2 बड़े अपडेट अमित मैं आपको देना चाहता हूं। मेरी कुछ देर पहले इसरो के एक साइंटिस्ट से बात हुई जो इस टीम का हिस्सा है। उन्होंने हमें ये बताया कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं सैटेलाइट्स के वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक स्टेट वेक्टर जिसे कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, वो एक माध्यम होता है इस पूरी चीज़ों को गणना का। और जो सॉफ्टवेयर स्पेशली डेवलप किया गया है राव सैटेलाइट सेंटर की तरफ से, वो इतना प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है कि जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत हद तक आश्वस्त हैं। अभी अगर हम आपको इस डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश करें हमें, तो देखिए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा सैटेलाइट जो है यहाँ पर कहीं पर है, फिलहाल क्रूज कर रहा है। ये जो पॉइंट है जहाँ पर इंसर्शन हमें करना है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है, जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि L1 जो है एक इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पर हमें इसको इंसर्ट करना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ट्रिकी वो सिचुएशन होगी। उसके बाद यहाँ से एक लूप लिया जाएगा। अगर हम सही समय बताएं आपको, तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ठीक 4:02 पर यहाँ पर इसके मोटर्स को बर्न किया जाएगा। वो थ्रस्टर्स भी हो सकते हैं या फिर जो 440 न्यूटन का LM लिक्विड अपोजी मोटर है उसको बर्न किया जाएगा। उसके बाद वो एक लूप लेता हुआ हमारा सैटेलाइट जो है यहाँ पर आकर, देखिए ये L1 का ऑर्बिट है। L1 के सामने जो हेलो ऑर्बिट है, इस हेलो ऑर्बिट में ये आकर इंसर्ट हो जाएगा। तकरीबन 4 मिनट कह सकते हैं कि 4 मिनट का ये पूरा की प्रक्रिया होने वाली है। ऐसा बताया गया हमें कि 200 सेकंड से कुछ ज़्यादा देर तक ये मोटर जो है इसके थ्रस्टर्स और LM मोटर को फायर किया जाएगा। LM मोटर का जिक्र हम बार बार इसलिए भी कर रहे हैं अमित, क्योंकि यही वो मोटर है जिससे हमने मंगलयान और चंद्रयान में जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है उससे हमारे लैंडर और रोवर को अलग किया था। मंगलयान में ऑर्बिट इंसर्शन के टाइम हमने LM 440 न्यूटन मोटर का ही हमारे वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल किया था। वहाँ पर एक जो प्लस बात ये थी कि दोनों ही सेलेस्टियल बॉडीज़ वहाँ पर थी और हमें पता था, एग्जैक्ट पाथ हमें पता था। और उसके अलावा उनका जो अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस वजह से हमारे सैटेलाइट को वहाँ पर आसानी से पुल कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ट्रिकी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से इस काम को किया गया। जो लोग दिल्ली गणना में और उत्तर भारत में रहते हैं उनको ये पता है कि जब फॉग के वक्त, आजकल आपको पता है कितना फॉग होता है, फॉग में जब आपको लाइट्स दिखते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं गाड़ियों में, उसके बाद भी रास्ता समझ में नहीं आता, तो आप सोचिए कि वहां पर तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन आपको उसी एक कह सकते हैं कि वैक्यूम के अंदर जाकर एक जगह पे रुक जाना है, जिसको कहा जाएगा कि ये आपका पॉइंट है और यहीं पर ही आपको लगातार चक्कर लगाना है। तो समझिए कि सब कुछ कैलकुलेशन से हो रहा है। और ये कैलकुलेशंस कैसे किया जा रहा है, किस तरह से ये पूरा आप कह सकते हैं कि मिशन काम करता है, जरा ग्राफिक्स हम समझाते हैं। हमारे साथ सृजन जी भी हैं, सृजन जी के पास एक मॉडल भी है। सृजन जी जरा मॉडल से भी बताइए और हम आपको ग्राफिक्स से समझाते हैं कि किस तरह से जो L1 पॉइंट है वहां तक आएंगे। हमें इसके लिए थोड़ा स्क्रीन पर आना पड़ेगा, आइए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा L1 पॉइंट है, L2 पॉइंट है और L1 पॉइंट है हमारे मिशन का कह सकते हैं कि ये सेंटर। जी अब बताइए कि क्या L1 पॉइंट है, क्या L2 पॉइंट, और साथ ही ये जो आपके पास मॉडल है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं सूरज के बारे में थोड़ा सा। जी, सूरज धरती की तुलना में करीब 3.5 लाख गुना ज्यादा मासियर है, बिल्कुल बड़ा है, बहुत बड़ा है, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू अर्थ। L1 पॉइंट को हमने ये बोला कि L1 पॉइंट वो जगह है जहां इन दोनों की ग्रेविटी लगभग बराबर हो जाती है। तो अर्थ इधर खींच रही है इसको, सूरज उधर खींच रहा है।
इसका मतलब सूरज ज्यादा तेज खींच सकता है। इसका मतलब जो L1 पॉइंट है वो धरती के नजदीक होना होता है, यानी कि ये डिस्टेंस लगभग 15 लाख किलोमीटर, वो 15 करोड़, और ये 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये धरती के नजदीकी है, ये पॉइंट बहुत दूर नहीं है, लेकिन 15 लाख भी बहुत दूर है। बहुत 15 लाख मतलब ये है कि प्रकाश को पहुंचने में, यानी कोई सिग्नल पहुंचने में 5 सेकंड लगेंगे बिल्कुल धरती से यहां तक। यानी कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। सारी चीजें ऑटोमेटेड होती हैं, एल्गोरिथमिक ड्रिवन होती हैं। यहां से अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हमें 5 सेकंड समझने में लगेंगे और 5 सेकंड उसको बताने में 10 सेकंड हो गए, तो 10 सेकंड में तो सब कहानी 200 सेकंड का तो खेल है पूरा। तो इसलिए ये भी एक तरह के, जो हम 18 मिनट ऑफ टेरर बोलते थे, ये भी 200 सेकंड ऑफ टेरर की तरह ही होने वाला है। और ऐसे नमूने हैं, सोहो जैसे ईएसए का था, वो इसी मैन्यूवर में चला गया, फिर बाद में जब उसको करेक्शन करने की कोशिश करी गई तो लॉस्ट हो गया। तो ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, लोगों के यान वहां पे लॉस्ट हुए हैं। ठीक। अब सूरज क्या है? सूरज इज लाइक अ मैसिव परमाणु बम, हाइड्रोजन बम की तरह है। सूरज को अगर हम तुलना करें तो हमने हिरोशिमा नागासाकी हमने सबने सुना है। हिरोशिमा के बम की तुलना करें तो 25 ट्रिलियन बम्स लाइक हिरोशिमा परमाणु बम, सूरज में इतनी एनर्जी हर सेकंड होती है। बिल्कुल 25 ट्रिलियन मतलब 25 के बाद 12 जीरो। वो फ्यूजन नहीं होती, फ्यूजन होती है। फ्यूजन होती है। वो 8 बिलियन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब्स या 25 ट्रिलियन फिशन बॉम्ब्स के बराबर होती है। तो मैं आप सोच सकते हैं हर सेकंड होती है। तो सूरज में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? एक्सरेज निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, और विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमें दिखता है, फोटोस्फीयर की हमने बात करी थी, वो भी विजिबल स्पेक्ट्रम से भी आती हैं। एक्सरे जो है धरती पे नहीं आ सकती, क्योंकि एक्सरे मैग्नेटिक कवर है धरती के पास, और अगर आती है तो हम सब खत्म हो जाते हैं। तो धरती के पास ये प्रोटेक्शन है। लेकिन एक्सरे को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको धरती के मैग्नेटिक कवर से बाहर निकलना पड़ता है, तब आपको एक्सरे सूरज की दिखाई देगी, और एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस मॉडल की बात करते हैं। हमें पता लग गया हमें क्या क्या करना है। ये स्केल डाउन मॉडल है। एक्चुअल में ये लगभग 3 फीट का है, 3 फीट बाय 3 फीट बाय 2 फीट। ठीक। लेकिन ये स्केल डाउन मॉडल है, लेकिन सब कुछ जो उसमें है वो इसमें भी है। ऑफ कोर्स ये कहीं जा नहीं रहा है, ये मेरे हाथ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इसके सोलर पैनल्स हैं, सिंपल है, आपको दिख भी रहे हैं सोलर पैनल जैसे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसका विजिबल जो लाइट में जा रहा है, सूरज को दिखने वाला जो विजिबल लाइट है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर ये फोटोग्राफ्स खींचेगा, लगभग 1440 फोटोग्राफ पर डे। आपने देखा होगा कि कुछ फोटोग्राफ्स ऑलरेडी आनी शुरू हो गई थी, तो यहीं से आनी शुरू हो गई थी। तो ये जो है इसको VELC बोलते हैं, एक्रोनिम नहीं जाते हैं, समझते हैं क्या करती है चीज, शब्दों में ज्यादा नहीं जाते। ठीक है, ये करता है। फिर मैंने आपको बोला कि बहुत सारा सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रहा है। वो अल्ट्रा, हम बात करते हैं ना, सूरज से यूवी रेडिएशन आ रहा है, स्किन कैंसर हो जाएगा, जबकि हमारे पास ओजोन लेयर है, उसके बाद भी खतरा होता है। लेकिन बाहर अगर आप जाएंगे तो यूवी लेयर बहुत ज्यादा है सूरज की, वो ये है। इसका नाम, ये सूट किसको बोल सकते हैं, इसका नाम ऐसा ही है। लेकिन ये बेसिकली सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे समझने की कोशिश करेगा कि सूरज की जो एटमॉस्फेयर, जिसकी आप बात कर रहे थे, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेगा। ये है। ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब हम आते हैं सूरज की एक्सरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा एक्सरे के लिए हम जाना पड़ता है बाहर। एक्सरे के लिए हमारे पास 2 है अलग अलग, क्योंकि एक्सरे हाई एंड पे भी आती है, हाई एनर्जी, और लो एनर्जी भी आती है, दोनों ही खतरनाक होती हैं। ठीक, वो ये है और ये पार्ट, और ये छोटी छोटी पार्ट है, लेकिन बहुत ही यूजफुल पार्ट्स हैं। फिर सूरज में इतनी गर्मी है कि सब कुछ गल जाता है, और बहुत सारे आयंस यानी चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक तरह की खिचड़ी बना देते हैं। ये खिचड़ी प्लाज्मा होती है। बिल्कुल। और उस प्लाज्मा को एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूरज में प्लाज्मा का एनालिसिस करके ही हम पता करेंगे कि आपने बोला सोलर फ्लेयर्स, विंड्स, ये सब वहीं से आता है। इसके लिए इसका नाम है पापा, PAPA। इसका पापा नहीं है, ये वो शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये उसका प्लाज्मा एनालिसिस करेगा, ये पार्ट। ठीक है। उसके अलावा सूरज में बहुत सारा मैग्नेटिक वो है, जो सोलर स्टॉर्म्स की आप बात कर रहे थे कि सोलर फ्लेयर्स आते हैं, चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, और सोलर फ्लेयर होती है वो तो यही होती है, बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट के प्रकाश की गति से धरती की तरफ आ सकती है। उसको एनालिसिस करना है, उसके लिए ये एक मैग्नेट्रॉन है, ये बेसिकली मैग्नेटोमीटर्स है, ये निकल जाएगा ऐसे बाहर, ऐसे निकल आएगा एंटेना की तरह, और ये सूरज की मैग्नेटिज्म को स्टडी करता रहेगा पूरे टाइम। ठीक है। और फिर ये जो ये पीला सा पोर्शन दिख रहा है, हमने सोलर विंड की बात करी थी, आपने बोला एटमॉस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर जिसको आपने बोलते हैं, सोलर एटमॉस्फेयर, कोरोनोग्राफ भी इसमें, कोरोनोग्राफ। हाँ, तो ये जो है, ये जो पार्ट है, ये सोलर विंड को स्टडी करेगा, जो सूरज के वायुमंडल में जो हवा घूम रही है तेजी के साथ, बहुत गर्म, 5000 डिग्री सेल्सियस पे, हम उसको स्टडी करेंगे। ये सारी स्टडी जब हम करेंगे तब हमें सूरज के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। इसमें और भी कुछ इक्विपमेंट है, इसके सब पार्ट्स हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि एक तरह से आपकी लेबोरेटरी है जो धरती पर होती है, लेकिन हमने पहली बार उसको जाके अंतरिक्ष में रख दिया। 7-in-1 लैब है, 7 लेबोरेटरी एक साथ हमने वहां पे डाल दी। है। और ये जो अभी बात कर रहे थे LAM, जो इसकी हम इंजन की बात कर रहे हैं, अभी ये फायर होगा,
और ये अभी तो जा रहा है कैसे, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अब इसको कैसे जा रहा है, यहां पे आना है और फिर इसको ऐसे ऐसे करके इसके दौरान घूमना शुरू करना है। अब ये जो ट्रेजेक्टरी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम इंजन फायर करेंगे, वो इसलिए करेंगे और वो एक इसमें आ जाएगा। अब लगता है कि L1 पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट होगा, उसके अराउंड ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसा नहीं है। L1 पॉइंट के अराउंड जो ऑर्बिट होगा वो भी लाखों किलोमीटर का होगा, तो एक बड़ा ऑर्बिट है। 177 दिन लगेंगे एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। धरती को 365 दिन लगते हैं, हमें 177 दिन लगेंगे। 7 लाख किलोमीटर का ऑर्बिट है और जितनी बार भी ऑर्बिट करेगा इसका ये हमेशा जो है फेसिंग टुवर्ड्स द सन रहेगा। हाँ, तो 4 इसमें जो आप बता रहे इक्विपमेंट्स एक बार मुझे दिखाइए। देखिए ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ना इक्विपमेंट्स, यहाँ पर 4 जो मेन आप बता रहे हैं, ये 4 हमेशा सूरज की ओर रहेंगे और इसमें से जो 3 होंगे वो दूसरी तरफ है, जिसका आप कह रहे हैं प्लाज्मा और पार्टिकल्स को जो करेंगे। सूरज का एक्सरे तो हर तरफ आता है तो उसका कोई फर्क। लेकिन इसमें एक बात बिल्कुल सामने आ जाती है कि हम जो बात कर रहे हैं कि वेदर जो है ना, स्पेस वेदर, अभी तक आपने जो अंतरिक्ष के बारे में जाना है वो धरती पर रह के जाना है, सैटेलाइट्स भी जाते हैं, लेकिन हमारे धरती पर बहुत सारे जगह होते हैं जिसमें बोलते हैं ना मौसम विज्ञान केंद्र। तो हमने पहली बार अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र लग दिया है। कहां पर? अंतरिक्ष में मौसम विज्ञान केंद्र। तो हमारे साथ घोष सर भी है। घोष सर आइए जरा, आपसे भी हमको इधर समझते हैं, क्योंकि आप बैठिए, उसके बाद घोष सर क्योंकि एक्सपर्ट है और घोष सर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो L1 ये मिशन जो है ना, आदित्य L1, इससे पहले जो गया था, जो हम कहते हैं कि पार्कर प्रोब था, अमेरिका ने भेजा था, उससे ये किस तरह से अलग है? क्योंकि लोग हमेशा कंपैरिजन करते हैं ना कि आदित्य L1 है तो लेकिन ये तो वहां तक नहीं जा रहा है, वो तो वहां तक पहुंचा था, करीब पहुंचा था, ये करीब क्यों नहीं जा रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हाँ, ये पार्कर प्रोब जो है ये 1989 में गया था और इसमें और L1 में काफ़ी अंतर है। मैं पार्कर प्रोब के बारे में, वो नासा ने भेजा था और अभी भी काम कर रहा है और ये जो है वो सूर्य के एकदम पास चला गया और अभी जो करने वाला है वो कुछ 3.8 लाख किलोमीटर सूर्य के पास जाने वाला है। इतना पास कोई भी मनुष्य के बनाया गया स्पेसक्राफ्ट नहीं गया। लेकिन दोनों अलग हैं, दोनों का मिशन अलग है। दोनों अलग हैं। वो इतना पास जाकर उसका जो क्रोमोस्फीयर है उसको स्टडी करेगा। अभी सोचिए, उसका जो आउटर केसिंग है वो कुछ 4.5 इंच बेसिकली शील्ड है, सामने शील्ड लगा के क्योंकि लाखों डिग्री सेंटीग्रेड का वहां पर। अच्छा, हमारा ये जो है, हमने एक वैज्ञानिक एक खोज, जैसे आपने कहा, एक लेबोरेटरी है जिसमें 7 लेबोरेटरी एक साथ है, उनको जोड़ा है और यहाँ पर रखा है और हम इसके जो स्पेस वेदर पढ़ रहे हैं, क्रोनोस्फीयर पढ़ रहे हैं और एनर्जी फ्लोज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य में इसका जो कोर है और बाहर का ये है, उनमें बहुत अंतर है। चलिए, मैं इसको ऐसा समझता हूं कि जो पार्कर है, पार्कर करीब जाके अंदर झांक रहा है घर के अंदर और हम बाहर से समझ रहे हैं कि वहां का मौसम कैसा है, उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। निमिष सर को मैं बुलाना चाहता हूं। निमिष सर आइए, क्योंकि हमने बात की है कि हमारा प्रोब देखिए पार्कर से बहुत अलग है। पार्कर बहुत करीब गया है, करीब जाके चीजों को समझ रहा है, लेकिन हमने दूर हमने ऑब्जर्वेटरी बना दी है। समझिए कि हमने हमारा एक टावर लगा दिया है कि भाई देखोगे वहां पर क्या चल रहा है, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। लेकिन वहां से जो दुश्मन है हमारे, वो कौन कौन है? कि जो दुश्मन बहुत खतरनाक है, जो सूरज की ओर से निकलते हैं और इसके पास जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे अलग अलग पोस्ट हैं, हमारे पोस्ट पे हमला करते हैं। करीब 50 से ज्यादा पोस्ट, यानी कि हमारे सैटेलाइट्स जो लगातार कम्युनिकेशन का काम करते हैं, वो किस तरह से खतरे में आ सकते हैं सूरज को अगर ना समझे तो आने वाले वक्त। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जब हम एक एनर्जी सोर्स के कहीं आग जल रही है और आग से हम जितना दूर जाएंगे उतना ही वो तापमान कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम पहले सूरज को समझ लें 1 मिनट में। सूरज में जो कोर है, जो उसका अंदरूनी भाग है, जो कोर कहलाता है, वहाँ पे तापमान जो है कुछ करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, शायद 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, इतना वो गर्म होता है। और उस कोर के बाद जो लेयर होती है उसकी करीब 500 किलोमीटर जिसकी मोटाई होती है, वो फोटोस्फीयर होता है। और फोटोस्फीयर का जो तापमान है वो करीब 5 से 7 हज़ार डिग्री सेल्सियस होता है। अब फोटोस्फीयर के हम जब आगे आते हैं तो जो पार्ट होता है वो होता है क्रोमोस्फीयर और कोरोना, जो एकदम बाहरी लेयर है, जो अभी जो त्याग जी ने बताया कि जो हम एक्लिप्स में हमको दिखाई देता है कोरोना, जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो कोरोना और जो उसका क्रोमोस्फीयर है
उसका टेम्परेचर होता है 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए, एक तरफ कहां 5 से 10 हजार डिग्री सेल्सियस और उसके बाद जो आ गया वो 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। तो ये एक ऐसी गुत्थी है जिसको अभी तक दुनिया के वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं, जो हम इसमें, क्योंकि जो सोलर पार्टिकल का अध्ययन है वो बहुत आवश्यक है। जो वहां पर जो सौर तूफान चल रहे हैं, जो सोलर बिल्कुल सर, एक जरा मैं बता दूं दर्शकों को, हम थोड़ा ब्रेक पे जाने वाले हैं, उसके बाद फिर हम बाकी बात करेंगे। लेकिन जिस सोलर स्टॉर्म की बात कर रहे थे कि सूरज है, अब जब आग आप जलती है, आपने देखा कि उसकी तपन जो होती है और उसमें से जो गर्म हवा जो आती है वो आपको जला सकती है। आप चूल्हे के पास जाते हैं या गैस के पास भी जाएंगे, हाथ रखेंगे तो आपको फील होता है। उसी तरह से क्या होगा, सूरज से जो यहाँ पर स्टॉर्म्स होते हैं, अचानक उसमें विस्फोट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब से हुए, समझिए उसको तरह विस्फोट होते हैं। वहां से जो गर्म हवा या कह सकते हैं कि रेज है, स्टॉर्म जिसे बोलते हैं, वो पृथ्वी या कि पूरे सोलर सिस्टम में छा जाते हैं। लेकिन जब वो पृथ्वी के पास आते हैं तो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं और उसके बाद जो हमारे साथी जो ग्राउंड्स पर हमारे पावर स्टेशंस हैं, उनको तक इफेक्ट करते हैं और वो बहुत खतरनाक हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त जो सूरज आप देखते हैं वो शांत मोड में है, सो रहा है। तो 11 साल का जो उसका पीरियड होता है, अब अचानक वो 11 साल के बाद नहीं उठने जा रहा है, बता रहे हैं कि वो 11 साल पहले उठने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कुंभकर्ण को जगा दिया गया था तो उसके बाद जो हुआ था, उसी तरह से ये सूरज जो सोते सोते पहले उठने जा रहा है, उसका क्या असर हो सकता है। उससे ठीक पहले हमारा आदित्य L1 उस जगह पे पहुंच गया जहां से सूरज पर नजर रखेगा।